गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल दी वीडियो दे विच असी न्यूटन्स लाज ऑफ मोशन तीनों डिस्कस कीते सी और उस तो बाद असी डिस्कस कीता सी कि हाउ न्यूटन्स सैकेंड लॉ ऑफ मोशन इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। इन्हां दियां लॉ दी एप्लीकेशन फर्स्ट लॉ दी इस तरह थर्ड लॉ दी असी एप्लीकेशनस भी डिस्कस कीतियां सी। तो अज असी अगे कंटिन्यू करांगे। मेन अज अपने कोल थर्ड लॉ दियां एप्लीकेशनस कल दो तीन असी डिस्कस कर लईयां सी। बाकिंग एक्शन, स्विमर दा एक्शन या बोट वाली प्रॉब्लम। तो अज असी अगे जड़ी है अगर एप्लीकेशन थर्ड लॉ दी एपरेंट वेट of a man in moving lift। ये भी थर्ड लॉ की एप्लीकेशन है, इनू असी डिस्कस करांगे। तुहानू पता है अगर असी किसी वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होंगे हैं तो वेइंग मशीन के ऊपर खड़े उस प्लेटफॉर्म के उत्ते खड़े हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट है या असी आ, साडा वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरैक्शन दे विच एक्ट हुंदा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली अगर असी इस प्लेटफॉर्म के उत्ते वेइंग मशीन के प्लेटफॉर्म से डाउनवर्ड डायरैक्शन दे विच फोर्स लगा रहे हैं तो ये रिएक्शन के तौर पर ये जड़ी मैन जो प्लेटफॉर्म है वो भी साढ़े उपर एक फोर्स लगाना जिन्होंने असी नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन की मेजर करती है? वेइंग मशीन एक्चुअली जड़ा है वो इस रिएक्शन मेजर करता है जड़ा कि वो उपर लगता है ड्यू टू द वेट ऑफ द मैन। क्योंकि जिन्ना वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन चेक हो रहा है उन्ना ही नॉर्मल रिएक्शन है। दैट मीन्स अगर वेइंग मशीन आर को भी मेजर करती है तो वो साडा वेट ही एक्चुअली मेजर कर रही है। ज्यूम करो कि ये जड़ी वेइंग मशीन है एक मूविंग लिफ्ट विच रखी हुई है और लिफ्ट मूव कर रही है चाहे अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो ये तीन अलग अलग केसिस हो जाते हैं। पहला केस आ कि अगर लिफ्ट मूव कर रही है चाहे अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो स्पीड यूनिफॉर्म है। लिफ्ट इज मूविंग with uniform speed, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड वो स्पीड चेंज नहीं हो रही। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही दैट मीन्स लिफ्ट जड़ी है वो एक्सलरेट नहीं हो रही, वो एक्सलरेशन जीरो है। तो असी इस केस दे विच जड़ी मैन के कारण लिफ्ट इस प्लेटफॉर्म के उत्ते फोर्स लग रही है वो अगर आर है तो फोर्स पहले फोर्स ऑन मैन असी देखांगे मैन के उत्ते फोर्सिस किहड़े लग रहे हैं। फोर्स ऑन मैन ड्यू टू रिएक्शन ऑफ द लिफ्ट, लिफ्ट के रिएक्शन के करके इहदे ते फोर्स लग रही है mg। इसी तरह फोर्स ऑन द मैन ड्यू टू मोशन ऑफ द लिफ्ट, आ जी फोर्स आ ये किहड़ी डायरेक्शन से लग रही है? नॉर्मल रिएक्शन जिहड़ा है किहड़ी डायरेक्शन से लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह जी लिफ्ट की मोशन करके क्योंकि उस एक्सलरेशन नहीं हैगी उहदे करके मैन के उत्ते कोई फोर्स नहीं लगती, जीरो फोर्स लगती। तो जिहड़ा रिएक्शन है हुण आर डैश कह रही है टोटल जिहड़ा नॉर्मल रिएक्शन ये लिफ्ट मेजर कर रही है वो किहदे बराबर है? एक mg वेट के करके एक लिफ्ट की मोशन के करके, तो वो mg के बराबर ही होगा। यानी जिहड़ा एपरेंट वेट है इस केस दे विच एक्चुअल वेट के बराबर ही होएगा। यानी लिफ्ट चाहे रेस्ट पे है मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड या फिर और
रेस्ट, जे रेस्ट पे आ तां भी उन्हें mg वेट मेजर करना, जे वो मोशन चा चाहे अपवर्ड डायरेक्शन चा चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन चा, लेकिन वो मोशन यूनीफॉर्म आ तो उस केस दे विच भी उहदा वेट सेम ही होएगा जिहड़ा उहदा एक्चुअल वेट। सैकेंड केस असीं लैंदे आ कि लिफ्ट मूव कर रही है, मान लो in upward direction, moving with an acceleration a in upward direction। वो लिफ्ट मूव कर रही है और ओदी ऊपर ਨੂੰ मूव कर रही है और ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੀ एक्सेलरेशन है वो a है। इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ। तो फोर्स ऑन द मैन ड्यू टू रिएक्शन ऑफ द लिफ्ट दे रिएक्शन करके फोर्स कितनी लगती है mg के बराबर ही लगती है और किहड़ी डायरेक्शन च लगती है इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह फोर्स ऑन मैन ड्यू टू मोशन ऑफ लिफ्ट। पिछले केस दे विच एक्सेलरेशन 0 सी, इस केस दे विच कुछ एक्सेलरेशन है, कितनी एक्सेलरेशन है a, अगर a एक्सेलरेशन आ m मास है मैन का तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ उस मोशन दे करके लिफ्ट दी मोशन दे करके फोर्स कितनी लग रही है ma। हुण लिफ्ट दे विच एक्सेलरेशन ऊपर ਨੂੰ सी तो ये फोर्स भी किहड़ी डायरेक्शन च होएगी इन अपवर्ड डायरेक्शन। कि दोनों फोर्सेस ऊपर को ही लग रही हैं तो टोटल फोर्स ऑन मैन इनू आर डैश आप कह रही है ये कितने बराबर होएगी mg प्लस ma इजी इनू असं लिख सकते mg प्लस a। हुण ऐड हो रही है वैल्यू, दैट मीनस जो लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है विद सर्टन एक्सेलरेशन ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एपरेंट वेट है ਜਿਹੜਾ कि ਹੁਣ न्यू रिएक्शन के बराबर है r डैश के बराबर है ये इनक्रीज हो जाएगा। सपोज करो पहला मैन का मास मान लो 50 kg है, मास मान लो 50 kg है, लेट m ਜਿਹੜਾ ऊपर लिख देंगे हैं सपोजिंग मैन का मास है 50 kg। अगर लिफ्ट जड़ी है वो ऊपर मूव करन लग गई विद सर्टन एक्सेलरेशन मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन ता इन अपवर्ड डायरेक्शन तो पहला ਉਹਦਾ वेट कितना सीगा जे मूव ना करती हुंदी ਤਾਂ वेट कितना सी मैन ਦਾ ਉਹ mg ਦੇ ਬਰਾबर ਆਣਾ ਸੀ कितना आना सी 50 इंटू 9.8। ठीक है हुण न्यू वेट कितना आया एपरेंट वेट कितना आया एपरेंट वेट इन मूविंग लिफ्ट ये होगा नॉर्मल वेट है अगर लिफ्ट नहीं मूव करती। जेकर मूव कर रही है असी फार्मूला की किया mg प्लस a, m कितना है 50 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, नवी एक्सेलरेशन कितनी है 5 तो आ गया 50 इंटू 14.5 न्यूटन। तो दैट मीन्स ये वैल्यू पहले नालों इंक्रीज हो गई है। तो इस तरीके के नाल अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन च मूव कर रही है विद सर्टन एक्सेलरेशन
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੈਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦਾ weight ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ mg+a। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਕੇਸ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਫਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ, थर्ड केस, lift is moving with acceleration a in downward direction। सेम वही केस लिफ्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ mg ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ r ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਫਟ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਵਿਦ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ a। तो पहला तो नॉर्मल फोर्स जरा नॉर्मल रिएक्शन दे करके लगती है, फोर्स ऑन मैन ड्यू टू रिएक्शन ऑफ लिफ्ट, ये किहदे बराबर लगी, mg के बराबर। किहड़ी डायरेक्शन से मैं पा लनी है, ऊपर ਨੂੰ, ठीक है। इस तरह फोर्स ऑन द मैन ड्यू टू मोशन ऑफ लिफ्ट, ਹੁਣ एक्सेलरेशन नीचे ਨੂੰ ਆ, ਇਹ फोर्स भी नीचे ਨੂੰ आएगी, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन होएगी। टोटल फोर्स कितनी बन गई, टोटल फोर्स ਜਿਹੜੀ बनी है वो आर डैश रिएक्शन ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। तो ऊपर ਨੂੰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन ਸੀ, ऑपोजिंग डायरेक्शन 'ਚ फोर्स ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ma। ਹੁਣ ਨੈਟ weight ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, mg माइनस। तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ weight ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੈਰੀ ਗੋ ਰਾਊਂਡ ਝੂਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਲਾਈਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਟਲੈਸਨੈਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ अपनी जिस जगह पे बैठे होंगे कि किते असीं उड़ ना जाइए हवा दे विच। तो असीं हल्के महसूस करते हैं जदों विद सर्टन एक्सेलरेशन कोई चीज़ लिफ्ट नीचे नूं आ रही है। अगर सपोजिंग एक्सेलरेशन लिफ्ट की जिहड़ी आ वो जी के बराबर ही होवे, वो केस हो सकता है कि मान लो लिफ्ट की जिहड़ी है रोप वो किसी तरह टुट गई है और लिफ्ट फ्रीली फॉल करन लग गई थल्ले नूं, ठीक है। इन केस सपोजिंग फ्रीली फॉलिंग हो गई लिफ्ट, फ्रीली फॉलिंग का मतलब आ उन्होंने मशीन का कंट्रोल नहीं है, अपने आप ही थल्ले नूं डिगदी पई है। दैट मीनस वो अंदर जिहड़ी एक्सेलरेशन है वो कितनी हो गई, जिन्नी अर्थ की एक्सेलरेशन, अर्थ के कारण किसी बॉडी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन होती है। फिर वेट कितना बन जाएगा, एपरेंट वेट कितना बन जाएगा, आर डैश वो आप पढ़े mg-a। अगर जी के बराबर आ वेट 0 आ गया, तो उस वेले असी जड़ी लिफ्ट दे विच रखी हुई वेइंग मशीन है वो रीडिंग बिल्कुल 0 आ जाएगी, वेटलैसनैस की कंडीशन असी। तो ये सी एपरेंट वेट, एक तरह की न्यूटन्स थर्ड लॉ की ही एक एप्लीकेशन है जी कि असी डिस्कस की है। नैक्सट एक टॉपिक इंपल्स टर्म तुसीं सुनी होनी आ, इंपल्स किवें, इंपल्स बेटे ये भी तुसीं नवीं टर्म सीखण जा रहे हो। इंपल्स की चीज़ आ, कुछ फोर्सिस बेटे ऐसियां होंदियां जिहड़ियां बहुत थोड़े टाइम दे लई किसी चीज़ से एक्ट होंदी फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सैकेंड। जिस तरह तुसीं हैमर दे नाल हथौड़े दे नाल किसी किल नूं अगर किसी जगह ते तुसीं किल ठोकना तुसीं थोड़े नाल मारदे, कितनी देर लिए इंपैक्ट हुंदा, जिन्नी देर लिए तुहाडा हथौड़ा उस किल नूं टच करता, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सैकेंड फोर्स लगी और उस वेले हट गई। इस तरह दियां फोर्सिस नूं जिहड़ियां कि बहुत थोड़े टाइम लिए एक्ट होंदियां फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सैकेंड, उन्हां नूं असीं कहने आ इंपल्सिव फोर्सिस। इंपल्स नहीं कहते, उन्होंने की कहते हैं इंपल्सिव फोर्सिस। हुण ये इंपल्सिव फोर्सिस जिहड़ियां ये कॉन्स्टेंट नहीं होंदी,
वेरीएबल है, मतलब फोर्स लगातार उन्नी नहीं लगती, पहले जस्ट टच करेगा, पहले होंगी नहीं, बहुत थोड़ी होंगी है, फिर एकदम मैक्सिमम और उस तो बाद फेज जीरो। इन वेरीएबल फोर्सिस होंगी। तो इस केस दे लई उस फोर्स का की इफैक्ट होया, वर्ड यूज करते हैं इंपैक्ट, उस लई असी नॉर्मली एवरेज फोर्स जी है वो लैंदे आ। एवरेज का मतलब है वेरीएबल सी, कभी घट सी फिर वध सी फिर घट हो गई, तो उन्होंने एवरेज जी है उस पूरे टाइम के दौरान एवरेज कितनी रही वो वैल्यू असी कंसीडर करते हाँ। तो इंपल्स जी है, इंपल्स एक्चुअली इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स। इंपल्स की है आई के नाल इनू जिहड़ा है नोट करते हैं असी, प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड द फ्रैक्शन ऑफ टाइम, मान लो डी टी या डेल्टा टी, जिन्ने टाइम लई ये फोर्स लगी है, ठीक है। वैक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स वैक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन होंगी है, इस तरह इंपल्स की भी डायरेक्शन होगी। तो फिर समझ लो बेटा की है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स कि लैनी है, फोर्स असी लैनी एवरेज फोर्स लैनी, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स जी एक्चुअली वेरी करती है, घटती वधती है, तो असी उस वेरीएशन को समझना बहुत औखा भी कदों घटी कदों वधी, असी एवरेज फोर्स लेने और किन्ने टाइम लिए उस वो फोर्स लगी इनू कहने इंपल्स। हुण इहदे लई असी रिलेशनशिप जिहड़ा है डिराइव करना है। तो रिलेशनशिप ये कितना मोमेंटम चेंज आया या कुछ है वो असी स्टडी करना। तो असी पढ़िया बेटा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ एफ कि बराबर होंदा है, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। न्यूटन की अकॉर्डिंग टू कि लॉ के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अगर असी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए मेरे को क्या आएगा, एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी। टोटल इंपैक्ट यार दूसरे को फोर्स इनटू टाइम आप लै रहे हैं, ठीक है। आप टोटल इंपैक्ट देखना है, इन दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन का सिंबल पकड़े हुआ होंगे, एफ डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी पी। इस इंटीग्रेशन के विच वेरीएबल की है, फोर्स भी वेरीएबल है, इतने टाइम भी वेरीएबल है। टाइम की वेरीएशन जी है, मान लो स्टार्टिंग टाइम पे 0 लेने उसके बाद की टाइम मान लो एंड टाइम है जितनी देर तक फोर्स लगी। सपोजिंग स्टार्टिंग पे मोमेंटम सी P1 एंड विच मोमेंटम हो गया P2, तो इनू असी लोअर लिमिट ते अपर लिमिट, लोअर लिमिट ते अपर इत्थे P की वेरीएशन लई क्योंकि इस साइड पे वेरीएबल की है मोमेंटम वेरीएबल। dP की इंटीग्रेशन की होंदी है, dx इंटीग्रेशन x होंदी तो dP की इंटीग्रेशन P होगी, ठीक है। तो इहदियां लिमिट्स की है P1 तो P2, इनू असी लिख सकते हैं एफ डी टी 0 टू टी, राइट हैंड साइड पे पहला अपर लिमिट पुट करनी है P की जगह पे P2, फिर असी लोअर पुट करनी P2 माइनस P2 की है। एंड दे विच मोमेंटम जो किसी चीज़ से इंपल्सिव फोर्स लगी है उहदे करके उहदे मोमेंटम च चेंज आना है, फोर्स लगी है तो मोमेंटम चेंज होना आप पढ़िया। P1 है शुरू जो मोमेंटम सी मास इंटू वेलोसिटी, P2 की है एंड विच जो मोमेंटम है, तो इत्थे P2 माइनस P1 दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम। एफ डी टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। हुण अगर असी एफ की जगह दी इत्थे एफ वेरीएबल है क्योंकि तुहानूं दस्सिया इंपल्सिव फोर्सिस जिहड़ियां वेरीएबल होंदियां। अगर असी हुण टोटल पीरियड के दौरान इफ एफ एवरेज जिहड़ी है इज एवरेज फोर्स, तो असी इहनूं एवरेज फोर्स नाल रिप्लेस कर दिंदे आ, एफ एवरेज
dt इंटेग्रेशन 0 to t दिस इज इक्वल टू p2 वैक्टर माइनस p1। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਵਰੇਜ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। dt ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ t ਹੁੰਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਕੇ t ਆ ਗਿਆ f ਐਵਰੇਜ ਇਨਟੂ t ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ p2 ਮਾਈਨਸ p1। तो बाय द डेफिनेशन आ की चीज़ आ एफ एवरेज और टाइम जिन्ने टाइम लिए फोर्स लगी है उन्होंने आप की कहने आ इंपल्स, देयरफॉर इंपल्स इज इक्वल टू p2 माइनस p1। तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर किया, उत्थे भी असी इंपल्स के जड़े सी वो डायमेंशनल फार्मूला लिखा सी, वो मोमेंटम वाला ही आता, क्योंकि मोमेंटम भी द चेंज ही इंपल्स आता है। तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये रिलेशनशिप है जिहड़ा असी करना। ये बेस से भी कुछ एप्लीकेशंस है इंपल्स असी क्यों पढ़ते हैं, ये तुसी देखिया होना। एक क्वेश्चन है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाई डज ए क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स वाइल कैचिंग ए बॉल। तुसी कभी क्रिकेट का मैच देखा होवे, जदों कैच करते वक्त जड़ा प्लेयर है वो अपने हैंड्स नूं बॉल के नाल नाल नीचे लैके आता, लोअर करता, एकदम इदा हाथ रख के नहीं बैठ जाता कि बॉल आए और हाथ च एकदम तो हाथ बंद कर ले, वो थले नाल नाल बॉल के नाल हाथ नूं भी नीचे मूव करता। अगर कभी नहीं नोटिस किया तो हुण तुसीं जदों कभी मैच देखोगे तो जरूर देखियो कि किस तरीके दे नाल वो कैच करता और क्यों करता, नीचे अपने हाथों नूं थले नूं क्यों मूव करता। फिर इस तरह करन दे नाल ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ, क्योंकि बॉल की स्पीड बहुत फास्ट होंगी है, बहुत फास्ट स्पीड के नाल बॉल जो नीचे गिर रहा होंगे, अगर वो लोअर ना करे बॉल के नाल अपने हथ तो ਉਹਦੇ हथ से जी बहुत ज़्यादा सट लगती, तो अपने आप को हर्ट होने तो बचाने लई वो लोअर करता है। पर असी इसका साइंटिफिक रीजन देना है भी क्यों इस तरह लोअर करन दे नाल वो हर्ट होने तो किस तरीके दे नाल बच जाता है। तो इसका असी जवाब इंपल्स तो नहीं देना। तो देखो जो बॉल ने आके उन्हें कैच करना, तो बॉल की जी फोर्स लगनी आ वो हाथ के उत्ते इंपल्सिव फोर्स है, एक मतलब कि वो फ्रैक्शन ऑफ सैकेंड के लिए वो इंपैक्ट जोड़ा वो हाथ से आके टच करना। हुण इंपल्सिव फोर्स जी फोर्स आ एफ एवरेज इनटू टी, आप क्या चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। एफ एवरेज जी फोर्स लगी है, हुण अगर मैं वैक्टर नहीं लिख रही, असी मैग्नीट्यूड ही इसका फाइंड आउट करते पे हाँ। एफ कितनी फोर्स वो हथ से लगी, जिन्नी फोर्स हथ से लगेगी बैट्समैन जो क्रिकेट का प्लेयर कैच कर रहा उन्नी ही उन्होंने सट लगे, जे ज़्यादा फोर्स लगेगी तो ज़्यादा हर्ट होएगा, ये तो क्लीयर है। हुण मोमेंटम का कितना चेंज आना, मोमेंटम का चेंज भी उन्ना ही आना कि स्टार्टिंग ते बॉल मान लो जी सी वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ना फॉल कर रही थी, हाथ च आके वो स्पीड 0 होनी है, तो चेंज इन मोमेंटम भी फिक्स आ। दैट मीनस एफ एवरेज जी है वो डिपेंड करती है इस टाइम पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो वो प्लेयर अपना हाथ नाल मूव करता, वो टाइम ऑफ इंपैक्ट इनक्रीज कर लेंदा। एकदम बॉल के हाथ जाके 0 स्पीड तो नहीं पहुँचती, उन्होंने टाइम लगाता उन्होंने 0 स्पीड से लियाने लिए, वो मोमेंटम 0 होने कुछ समा लगता, वो टाइम ऑफ इंपैक्ट नू इनक्रीज करता। जेकर हाथ एकदम खड़ा रख लवे तो वो टाइम ऑफ इंपैक्ट जोड़ा वो घट जाएगा तो सट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम घटेगा फोर्स ज़्यादा। ये टाइम को बढ़ा लिया उन्हें इनक्रीज कर लिया
तो एवरेज फोर्स जी है एफ एवरेज वो डिक्रीज कर देगी। डिक्रीज करने का मतलब है वो हाथ से सट घट लगेगी, वो लैस हर्ट होगा। तो ये क्वेश्चन जोड़ा है तुसी लैंगुएज की फॉर्म च भी लिख सकते हैं, तो इनू मैथमैटिकल फॉर्मूले नाल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपल इन्नी गल कहनी है कि जो वैन क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स वाइल कैचिंग ए बॉल he increases the time of impact because average force is inversely proportional to time of impact. As time increases average force decreases और उस केस के विच he will get hurt less। तो ये अपने कोल इंपल्स के जिहड़ा रिलेशनशिप है उहदे साडे कोल एप्लीकेशन। इस तरह होर एप्लीकेशनस भी आ, जिस तरह तुसीं देखिया होना है चाइना वेयर कट जिहड़े बर्तन वगैरह है तुसीं लैके आने हैं चाइना बोन चाइना दे या कुछ है ਉਹਦੀ पैकिंग देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ थर्मोकोल या गत्ते दियां चारों पासे लपेट के उन्होंने रखा होंगे। तो वो भी की है कि अगर चाइना वेयर इस तरह के बर्तन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ लेयरिंग नहीं देंगे तो एक दूसरे ਨੂੰ ਜਦੋਂ टच करते हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ मूव करते हैं डब्बे ਨੂੰ किसी एक जगह तो दूसरी जगह दूजे ਨਾਲ टकराते हैं अगर विच कोई चीज़ नहीं हैगी तो टाइम ऑफ इंपैक्ट जिहड़ा है टक्कर जो लगनी इंपल्सिव फोर्स टाइम ऑफ इंपैक्ट लैस होएगा, फोर्स वध जाएगी, टूट सकते हैं। जे विचकार तुसीं कोई कागज़ के पीसिस ही रखे हुए आ तो इंपैक्ट का टाइम वध जाएगा, दैट मीनस लैस फोर्स लगेगी तो वो साडे बर्तन टूटन तो बच जाएंगे। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स जिहड़ियां वो असीं कर सकते हैं। नैक्सट एक मेन इस चैप्टर च है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। असीं पढ़िया इस चैप्टर दे विच न्यूटन दे सैकेंड लॉ तो कि अगर किसी चीज़ दे उत्ते फोर्स लगती है तो उस फोर्स दे करके उहदे विच मोमेंटम का चेंज आता है। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट फोर्स। दैट मीन्स अगर फोर्स लग रही है तो मोमेंटम चेंज होएगी। मान लो कि सिस्टम के ऊपर सिस्टम मीन्स दो या तीन चीज़ा या मैनी नंबर ऑफ थिंग्स, सिस्टम का मतलब अभी डिफाइन कर दिता या चीज़ों का एक सिस्टम आ। अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, पहला केस असीं क्या कि फोर्स लगेगी तो मोमेंटम चेंज होएगा। हम असीं कह रहे कि मान लो फोर्स नहीं लग रही तो इस तो उल्टा असीं कहांगे कि फिर मोमेंटम चेंज नहीं होएगा सिस्टम का। तो यानी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाहर फोर्स नहीं लग रही, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम remains constant। constant means उसकी वैल्यू चेंज नहीं होएगी। मान लो सिस्टम के विच दो बॉडीज आ, पी एक का मोमेंटम है P1, दूसरे का मोमेंटम है P2 और इन्हां दा टोटल मोमेंटम कितना हो गया P1 प्लस P2। सिस्टम के ऊपर अंदर मान लो दो चीज़ा है, मोमेंटम आ P1, यदा मोमेंटम आ P2, इन्होंने एक दूजे से कुछ फोर्स लगाई है लेकिन इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स बाहरों कोई फोर्स नहीं लगी। हुण एक दूजे ना म्यूचुअली इंटरैक्शन किते, म्यूचुअली मीनस एक दूजे ने फोर्स लगाई। सपोज करो पहली चीज़ का मोमेंटम चेंज हो गया P1 डैश हो गया, ये तो कुछ फोर्स लगी है मोमेंटम चेंज हो सकता, दूजी ने भी फोर्स लगी है उसका भी मोमेंटम चेंज हो सकता, मान लो P2 डैश हो गया, कुल कितना हो गया P1 डैश प्लस P2 डैश। पर असीं ये क्या बाहरों नहीं लगी, इसका मतलब एज ए होल इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम जिन्ना पहले सी उन्ना ही बाद दे विच रहेगा। यानी
इन द एब्सेंस ऑफ ए लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, गन एंड बुलेट का सिस्टम। तो स्टार्टिंग के ऊपर सपोज करो कि स्मॉल एम मास है बुलेट का, ते गन का मास है कैपिटल एम। सपोजिंग बिफोर फायरिंग, फायरिंग तो पहला सानू पता है कि दोनों मान लो हथ पकड़ी हुई है असी बुलेट, ये उसके अंदर ही आ। बिफोर फायरिंग मोमेंटम कितना सिस्टम का, मोमेंटम ऑफ सिस्टम फायरिंग तो बिफोर दोनों ही रेस्ट पे है। टोटल मास कितना है एम इंटू एम प्लस एम, और यदि स्पीड जीरो रेस्ट के उत्ते है, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। हुण आफ्टर फायरिंग, हुण मान लो असी बुलेट फायर कर दी, फायर करन तो बाद सपोज करो कि जिहड़ी गन है ओदी वेलोसिटी बन गई स्मॉल की। हुण जे फायर कीती आ, मान लो मेरे कोल गन आ, इहदे चों बुलेट फायर कर दी, यदि इहने v वेलोसिटी दे नाल मान लो मूव कीती बाहर, इहदा मास सी कैपिटल एम, इहदा मास है स्मॉल एम। ठीक है, तो इहदा अगर स्मॉल एम मास आ, v इहदी वेलोसिटी आ, इहदा मोमेंटम कितना हो गया m इंटू v। इस तरह मान लो कि फायर करने तो बाद तुम देखिया होना भाई जो फायर करते हैं ना, जी गन होंगी है पिछे नूं रिकॉइल करती है। तो सपोजिंग गन का मास है कैपिटल एम, मान लो यदि पिछे नूं जिहड़ी है रिकॉइल कीती आ वो v कैपिटल v वेलोसिटी नाल कीती है, तो इहदी वेलोसिटी इहदा मास इंटू वेलोसिटी कितना हो गया m प्लस v। तो कुल दोनों का मोमेंटम कितना हो गया सिस्टम का आफ्टर फायरिंग mv प्लस m। तो असी पढ़िया कि बिफोर फायरिंग इहदा मोमेंटम जीरो सी, ते आफ्टर फायरिंग भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहता है जिन्ना मोमेंटम बिफोर फायरिंग आ, आफ्टर फायरिंग भी इहदा मोमेंटम उतना ही रहना चाहिए, यानी इहदा मोमेंटम भी जीरो ही रहना चाहिए। तो मैं रिकॉइल वेलोसिटी मान लो फाइंड आउट करनी है, रिकॉइल दी वेलोसिटी m कैपिटल V वो किहदे बराबर हो जाएगी माइनस mv डिवाइडेड बाय इस असी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ला के जिहड़ी गन है वो कितनी स्पीड दे नाल कितनी वेलोसिटी दे नाल बैकवर्ड डायरेक्शन से रिकॉइल होएगी वो असी पता लगा सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इंपल्स भी पढ़ लिया सी, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ ली हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी अगे असी कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।